अजमेर में जो बलात्कार हुआ था वो धर्म, मजहब, धर्म देख के हुआ था। एक दो नहीं, कुछ लोग कहते हैं 1,500 बेटियों का बलात्कार हुआ, कुछ लोग कहते हैं 1,200 बेटियों का हुआ, चलो जितने भी हुआ, 1000 का हुआ, 800 का हुआ। हो क्यों रहा था बलात्कार? 1988 में राम मंदिर का मूवमेंट पीक पे आ गया। पूरे देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकलना, ये निकलना, वो निकलना, ऐसे तिरंगा यात्रा निकलना, भगवा यात्रा निकलना, निकलने लगी थी। मंदिर वहीं बनाएंगे, नारे लगने शुरू हो गए। उसका बदला लेने के लिए अजमेर के एक दरगाह से जुड़े हुए लोग उसका बदला लेने के लिए लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्होंने हिंदू लड़कियों को फंसाया और अजमेर के जो टॉप का कॉलेज है, उस कॉलेज की लड़कियों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। और उस कॉलेज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी समाज की लड़कियों, जो अपर क्लास जिसको हम कहते हैं, उन बेटियों को टारगेट करना शुरू किया। एक लड़की को टारगेट किया, उसको कैसे करके अपने उसमें लिया और उसके फिर अश्लील वीडियो बना लिए, फिर उसको बोला कि तू अपनी दूसरी सहेली को बना। ऐसे करते करते उसमें तो ब्लैकमेलिंग का भी खेल शुरू हुआ था। ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। मैंने उस केस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि एक हिंदू लड़की को पहले रेप किया, हाँ, उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद उसने कहा कि अपनी 2 हिंदू लड़कियों को लेके आओ, अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। यहाँ तक कि जो फोटोग्राफर था उसमें, मैंने पूरी स्टोरी कवर भी की थी मैंने वो, कि जो फोटोग्राफर था जिसको डेवलप करने दी जाती थी रील वगैरह, तो फिर उसने अपने लेवल से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो केवल ब्लैकमेल उन दरगाह से जुड़े लोगों ने नहीं किया, जो वीडियोग्राफर इन्वॉल्व था उसने अपने दोस्तों को बांट दिया गांव देहात में, फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया। अब देखिए, फिर उसके बाद सुसाइड का सिलसिला शुरू हुआ। सुसाइड का सिलसिला हुआ ना। अब इस पूरे न्याय व्यवस्था, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था का एग्जांपल आपको बताता हूं। पहली बात तो ये, वो जो जितने बलात्कार हो रहे थे वो धर्म के आधार पे हो रहे थे। सारे बलात्कारी मुस्लिम और बलात्कार की पीड़ित बेटियां हिंदू। दूसरा, उस जमाने 1990 में जब स्मार्टफोन था ही नहीं, नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं था, बहुत रेयर रिकॉर्डिंग के सिस्टम हुआ करते थे। आप 90 का दशक याद करिए, 90 के दशक में इतने हाईफाई कैमरे नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सोचिए उनके पास कितना पैसा रहा होगा कि प्लान्ड वे में बाकायदा उन्होंने वीडियो की व्यवस्था किया, सब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था किया। बलात्कार हुआ, 34 साल के बाद सजा हुई। सजा किस चीज की हुई? बलात्कार करने की। उस सोच की सजा हुई क्या कि हिंदू लड़कियों से बलात्कार करना। उस सोच की सजा हुई कि राम मंदिर के मूवमेंट से बदला लेने के लिए जो बलात्कार हुआ, उसकी सजा हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम जो कानून अपराध की सजा देते हैं, अपराध के इंटेंशन की सजा नहीं देते। किस मोटिव के साथ बलात्कार हुआ? बलात्कार हिंदुस्तान में केवल और केवल भगवान राम का जो मूवमेंट शुरू हुआ था उससे बदला लेने के लिए किया गया। सारे के सारे लड़के मुस्लिम, सारी बेटियां हिंदू, और एक एक करके पूरे चेन बनाई गई। और ये 1990 से शुरू हुआ, 92 तक लगभग चला ये पूरा। ठीक है, 92 तक चला है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये अपराध भारत में हुआ, उनको आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल भी हो सकता है। जिस दिन सरकार कोई कांग्रेस की आ जाएगी, 14 साल में उनको बाहर कर देगी। और 34 साल के बाद सजा हुई। ये अपराध मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर वहां हुआ होता अमेरिका में, तो फेडरल पिनल कोड जो वहां चलता, उसके अनुसार कम से कम इनको 1,500 साल सजा होती। और जुर्माना कितना होता? जुर्माना इनको कम से कम वहां $5 लाख का होता, क्योंकि इन्होंने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगा, आप एक बार गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा कि कैसे 90 हजार साल सजा होती है, 1 लाख साल सजा होती है। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड स्कैम किया था, उसको तो 1,40,000 साल सजा हुई है। ये क्यों होती है इतनी लंबी सजा? आदमी जिंदा नहीं रहेगा, पता नहीं जिंदा रहेगा, मर जाएगा। सजा इसलिए होती है कि लोगों को पता रहे कि इसने क्राइम कितना किया है। सिंपल आजीवन कारावास से पता ही नहीं चलता कि उसने 1 मर्डर किया है कि 2 मर्डर किया है कि 3 मर्डर किया है। इसलिए वहां पे मर्डर के हिसाब से आपकी सजा बढ़ती चली जाएगी। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 500, 600 साल ऐसे चलती है। कन्हैया लाल में कम से कम उनको 1200 साल सजा होती, और इसमें भी उनको कम से कम 1,500 साल सजा होती, जिन्होंने मास रेप किया था। अश्विनी जी, आपने जो मुद्दा उठाया झूठ का, बचपन से सिखाया जाता है हमारे देश में कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना क्राइम है। अगर ये हमारे देश में कानून बन जाए तो 50% समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भारत में झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए सब झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे धार्मिक, मतलब बाकी सब चीजें हैं, लेकिन झूठ फिर भी बोलते हैं।
सिंगापुर में लोग झूठ नहीं बोलते, न भगवान श्री राम ने वहां जन्म लिया, न भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कि कोई देवी देवता ने सिंगापुर में जन्म नहीं लिया, जापान में जन्म नहीं लिया। इसके बावजूद आपको सिंगापुर, जापान, कोरिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलना वहां सीरियस क्राइम है। आप खुद ही कल्पना करिए ना, भारत की जितनी समस्या है उसका 50% तो कारण झूठ है। इलेक्शन में लोग झूठ बोल देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, झूठी बातें कर देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, कुछ भी झूठ कर देते हैं और कुछ नहीं होता, केवल निंदा हो जाती है बस। हमारे देश की समस्याओं, हमारे देश एक दुर्भाग्य, हमारे देश का कि हमारे जो चारों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, चारों में समस्या की चर्चा, समस्या पे बात हो रही है, मूल कारण, अस्थायी समाधान पे बात नहीं हो रही।